Students, welcome to Alpha Beta classes. So, in today's class, we will revise the entire chapter relation and functions in the simplest way possible. No extra theory, no confusion, only what is important for board's examination. Let's start now. First of all, what is relation? Relation क्या होता है स्टूडेंट? रिलेशन आपको हमेशा दो सेट पे डिफाइन होता है, एक सेट ए, एक सेट बी. सेट ए के एलिमेंट्स बी के साथ कैसे रिलेट कर रहे हैं, दैट इज़ रिलेशन. तो सेट के ए एलिमेंट कैसे रिलेट कर सकते हैं, उस सारे पॉसिबल वे को हम बोलते हैं रिलेशन. तो सपोज A1 एक एलिमेंट है सेट ए का, वो B1 के साथ भी रिलेशन बना सकता है, B2 के साथ भी, B3 के साथ भी, B4 के साथ भी, जितने भी एलिमेंट्स B में हैं सबके साथ रिलेशन बना सकता है. ऐसी A2 एलिमेंट भी सबके साथ रिलेशन बना सकता है, A3 भी. तो सेट ए का हर एलिमेंट सेट के B के एलिमेंट के साथ रिलेशन फॉर्म कर सकता है. तो इसलिए जब भी हम रिलेशन लिखेंगे तो हम उनको ऑर्डर पेयर में लिखते हैं. सबसे पहले ब्रैकेट में ए के एलिमेंट्स, देन कॉमा, देन बी के एलिमेंट्स. जहाँ पर स्टूडेंट ये बात इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करना चाहिए, सेकंड एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करना चाहिए. तो इस तरीके से हम एक रिलेशन फॉर्म करते हैं. क्विक रिवीजन करने वाले हम टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में. तो सबसे पहले रिलेशन का टाइप होता है एम्प्टी रिलेशन. एम्प्टी रिलेशन क्या होता है? सपोज एक रिलेशन डिफाइन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी पे, और इस रिलेशन में कोई भी एलिमेंट नहीं है, मीन्स एम्प्टी. फाई डिनोट्स एम्प्टी सेट. तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है. एम्प्टी मतलब नल भी होता है, वॉइड भी होता है. ठीक है, तो एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज आपको एक सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4. आर एक ऐसा रिलेशन आपको फॉर्म करना है जो भी इस सेट के एलिमेंट्स होंगे वो ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे कि मॉड ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8. तो सपोज आपके पास सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड सेट बी के अंदर एलिमेंट्स भी है 1 2 3 4. तो आपको सिर्फ रिलेशन में सारे एलिमेंट्स नहीं लेने, वही एलिमेंट्स लेने हैं जिनका डिफरेंस 8 आए. जैसे 1 1 ये फर्स्ट एलिमेंट होगा रिलेशन का, तो इनका डिफरेंस क्या आएगा? 0. तो ये हमें इस सेट में, इस रिलेशन में नहीं लिखना. ठीक है, नेक्स्ट है 1 2. 1 2 भी नहीं लिखेंगे क्योंकि डिफरेंस 1 है. 1 3 1 4 मैक्सिमम डिफरेंस ही इसमें हमें क्या मिलेगा? 3. तो इसलिए आप किसी भी एलिमेंट के साथ इसका रिलेशन फॉर्म कर लो. 2 1 2 2 2 3 2 4, किसी भी केस में आपको डिफरेंस इक्वल टू 8 नहीं मिलने वाला. तो इस रिलेशन में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 0, दैट इज़ 5. ठीक है, नेक्स्ट है यूनिवर्सल रिलेशन. यूनिवर्सल रिलेशन ऐसा रिलेशन होता है जो पूरा का पूरा ए क्रॉस बी का ऑल पॉसिबल रिलेशंस बना दे, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन. तो सपोज़ आपके पास ए में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और आर में एलिमेंट्स हमें ऐसे लेने हैं जिनका डिफरेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आए. तो जब आप रिलेशन बनाएंगे फ्रॉम सेट ए टू ए, तो आपके पास एलिमेंट्स देखते हैं कैसे आएंगे. 1 2 3 ए में है और दूसरे ए में भी क्या है? 1 2 3. ए ऑन ए बनाना है हमें रिलेशन. तो यहाँ पे वो एलिमेंट्स लेने जिनका डिफरेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आए. ठीक है, तो यहाँ पे 1 के साथ 1 का डिफरेंस 0, 1 के साथ 2 का डिफरेंस 1, 1 के साथ 3 का डिफरेंस 2. तो हर एक केस में जो डिफरेंस आ रहा है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है. सेम 2 के साथ भी यही आएगा, सेम 3 के साथ भी यही आएगा. तो इसलिए हमारा यहाँ पे रिलेशन पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट बनेगा. सो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टाइप इज़ आइडेंटिटी रिलेशन. इसमें आपको एक ऐसा रिलेशन बनाना होता है जिसमें सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका खुद के साथ ही रिलेशन होना चाहिए. 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ. तो ऐसे सेट को बोलते हैं, ऐसे रिलेशन के सेट को बोलते हैं हम आइडेंटिटी. ठीक है, आइडेंटिटी में इसके अलावा कोई भी एलिमेंट देखने को नहीं मिलेंगे, वही एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे जो सेट ए में प्रेजेंट एलिमेंट का खुद के साथ ही रिलेशन बना रहे, एक्स कॉमा एक्स टाइप का. ठीक है, नेक्स्ट है इक्विवेलेंस रिलेशन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इक्विवेलेंस रिलेशन आपको जब भी शो करना है तो आपको रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये 3 चीज़ें शो करनी पड़ेगी. तो रिफ्लेक्सिव के लिए स्टूडेंट क्या करना होता है कि ए सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका ए टाइप का एलिमेंट भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से. सपोज़ एक एग्जांपल लेते हैं, ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3, तो रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 होना ज़रूरी है. तो ऐसा रिलेशन कहलाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव.
अब स्टूडेंट आप कहेंगे कि आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में क्या डिफरेंस है। तो आइडेंटिटी में कोई भी इसके अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आ सकता, बट रिफ्लेक्सिव में हम इसमें 1 3 भी ऐड कर सकते हैं तो भी ये रिफ्लेक्सिव ही रहेगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स को हम बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए। बाकी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है या नहीं है डजेंट मैटर, बट आइडेंटिटी में इनके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड आइडेंटिटी रिलेशन। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट इज सिमेट्रिक रिलेशन। व्हाट इज सिमेट्रिक रिलेशन? अगर ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट किसी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो उसका सिमेट्रिक, उसका इन्वर्स भी उसमें होना ज़रूरी है, बी कॉमा ए भी होना ज़रूरी है, तभी वो रिलेशन सिमेट्रिक कहलाएगा। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए अगर ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट है और बी कॉमा सी टाइप का भी एलिमेंट रिलेशन में है तो इनसे मिलकर बनने वाला ए कॉमा सी भी इस रिलेशन में होना चाहिए, तभी वो रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाएगा। ठीक है, अगर कोई रिलेशन इन तीनों क्राइटेरिया को फॉलो करता है तो ही हम कहेंगे वो रिलेशन इक्विवेलेंस है। इनमें से अगर एक भी क्राइटेरिया वो फॉलो नहीं करेगा, सपोज सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है, तब हम उसको इक्विवेलेंस भी नहीं बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स इज लाइक सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में जिसका भी इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, जिसकी भी सिमेट्री है, वो सारे एलिमेंट्स सिमेट्रिकल एलिमेंट्स वो इसमें आएंगे इन्वर्स रिलेशन में। ठीक है, नेक्स्ट है एंटी सिमेट्रिक। दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एंटी सिमेट्री में क्या देखते हैं हम, सपोज ए कॉमा बी आर में है और बी कॉमा ए भी आर में, तो ए और बी इक्वल होगा तभी वो एंटी सिमेट्रिक होगा। जैसे सेट आपके पास एक है 1 2 3 एलिमेंट का, ठीक है, आपको रिलेशन बनाना है फ्रॉम सेट ए टू ए, तो उसमें एलिमेंट्स है 1 1 2 2 3 3 1 2। अब कंडीशन क्या थी फॉर एंटी सिमेट्रिक? सबसे पहले ए और बी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, वन मोर थिंग, अगर कोई एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है तो उसका सिमेट्रिक इसमें नहीं होना चाहिए। अगर इसमें उस एलिमेंट का सिमेट्रिक हो गया तो वो एंटी सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। एंटी सिमेट्रिक होने के लिए वो सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। साथ में ये क्राइटेरिया भी फॉलो होना चाहिए, जो भी ए में प्रेजेंट एलिमेंट है उनका खुद के साथ ही रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। सपोज़ आपको पूछा है कोई भी एक एलिमेंट दे देंगे, उसकी इक्विवेलेंस क्लास बताओ। तो इक्विवेलेंस क्लास आपको बताने के लिए क्या करना है, एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ आपको एक रिलेशन दे रखा है यहाँ पे जिसके एलिमेंट्स भी गिवन है, तो आपको इसकी इक्विवेलेंस क्लास बतानी है 1 की। तो 1 1 जिसके साथ रिलेशन बना रहा है वो आएंगे इसकी इक्विवेलेंस क्लास में एलिमेंट्स। तो 1 रिलेशन बना रहा है 1 के साथ और 3 के साथ, तो इसकी इक्विवेलेंस क्लास में एलिमेंट्स आएंगे 1 और 3। ठीक है, so student, there are some more important points. Suppose we have a relation from a to b and a में एलिमेंट्स और b में एलिमेंट्स दोनों में n है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का फॉर्मूला होगा 2⁻n²। 2 इसलिए लिखा क्योंकि हम ऑल पॉसिबल सबसेट्स जानेंगे इसके, तो सब 2 की पावर में लिखेंगे हम। ठीक है, पॉसिबल सबसेट जब भी निकालने होते हैं 2 की पावर में होते हैं। अब पावर में कैसे n² आया, कैसे क्यों n इंटू n-1 आया, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो देखो, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बनाने के लिए इसमें टोटल एंट्रीज देखेंगे कितनी है। तो यहाँ पे भी ए सेट में भी n एंट्री है और इस ए सेट में भी n है, तो टोटल एंट्रीज क्या हो गई n इंटू n, दैट इज़ n²। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 2⁻n²। रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 ये सब होना ज़रूरी है, रिफ्लेक्सिव तभी होगा। तो इसके लिए 1, ये पूरी एक एंट्री 1 होनी ज़रूरी है, तो इसके लिए हमने 1 लिख दिया। बाकी 2 में चॉइस है कि एक तो n डायगनल्स हो गए हमारे यहाँ पे, ठीक है, और टोटल एलिमेंट्स थे n²। तो n² माइनस n में से कोई भी एलिमेंट हम इसमें ऐड कर सकते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए, तो इसको हम 2 की पावर n इंटू n-1 में लिख देंगे। सो नेक्स्ट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए आपको क्या करना है, देखो डायगनल्स पे एलिमेंट्स है n, तो इनमें से कोई भी एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं सिमेट्रिक के लिए, तो उसके लिए हमारे पास चॉइसेस हो गई n चॉइसेस। ठीक है, प्लस नॉन डायगनल एलिमेंट्स में जो डायगनल के ऊपर है और जो डायगनल के नीचे है, ये लोग एक दूसरे से रिलेटेड है, कैसे, सिमेट्रिक रिलेशन। तो इनमें से कोई भी एक अपर डायगनल या लोअर डायगनल को हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, तो अपर डायगनल के एलिमेंट्स को या लोअर डायगनल के एलिमेंट्स को। तो हमारे पास टोटल एलिमेंट्स यहाँ पे कितने हैं, n², जिसमें से डायगनल के तो मैंने ऐड कर दिए, तो उसके लिए -n कर दूँगी। बाकी हाफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे अपर डायगनल में और हाफ लोअर डायगनल में, तो इसलिए 2 उसके लिए कर दिया।
ठीक है, साथ में डायगोनल एंट्रीज भी इंक्लूड होगी। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा n² माइनस n प्लस 2n बाई 2। तो इसको सॉल्व करके आएगा n² प्लस n बाई 2, और n कॉमन लेने के बाद आपके पास पावर में आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव भी होने चाहिए नंबर ऑफ रिलेशन, सिमेट्रिक भी होने चाहिए। उनके लिए फॉर्मूला बना 2 n इंटू n माइनस 1 बाई 2। क्यों? क्योंकि डायगनल्स पे जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका होना ज़रूरी है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव है, तो इसके लिए एक 1 चॉइस हो गई। ठीक है, बाकी की 2 की पावर के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस हो गई कि नॉन डायगनल एंट्रीज या तो ये वाली होनी चाहिए सिमेट्रिक के लिए, या नीचे वाली होनी चाहिए, तो कोई भी एक इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास था n² माइनस n बाई 2, तो वो हमने इसके 2 की पावर में लिख दिया। सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रिलेशन और टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। नेक्स्ट स्टार्ट फ्रॉम फंक्शन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। तो फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं? सपोज आपको एक x सेट दे रखा है, एक y सेट दे रखा है, तो x के एलिमेंट का y के साथ कैसा रिलेशन है। ठीक है, तो फॉर ईच x बिलोंग्स टू x देयर इज़ अ यूनिक एलिमेंट इन y में एक यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। अगर x यहाँ पे इनपुट है तो y सिर्फ एक आउटपुट देना चाहिए। ठीक है, x2 यहाँ पे इनपुट है तो y में इसका एक ही आउटपुट होना चाहिए। x3 यहाँ पे इनपुट है तो y में इसका एक आउटपुट होना चाहिए। x4 यहाँ पे इनपुट है तो y में इसका एक आउटपुट होना चाहिए। आउटपुट सेम हो डजेंट मैटर, बट 1 होना चाहिए, एग्जैक्टली 1। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक फंक्शन आपको 2 आउटपुट दे रहा है, ठीक है, तो वो फंक्शन ही नहीं कहलाएगा। तो बेसिकली फंक्शन होने के लिए एक इनपुट का एक आउटपुट होना ज़रूरी है। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पर हम y के एलिमेंट्स, x के एलिमेंट्स y पे जो मैपिंग कर रहे हैं इसको बोलते हैं हम इमेज ऑफ y। ठीक है, जिसको डिनोट करते हैं हम fx से। fx को बोलते हैं इमेज ऑफ y। x1 की इमेज क्या होगी? y1 विच इज़ इक्वल्स टू fx, एंड y जो है वो x की प्री इमेज कहलाएगी। तो इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं प्री इमेज। प्री इमेज हमेशा x में होती है और इमेज हमेशा y में होती है। ठीक है, नेक्स्ट डोमेन। डोमेन क्या होता है? x के सारे एलिमेंट्स को डोमेन बोलते हैं, y के सारे एलिमेंट्स को को डोमेन बोलते हैं। और रेंज क्या होता है स्टूडेंट? जिनकी सिर्फ मैपिंग है, y के जिन एलिमेंट्स की मैपिंग है उन्हीं को बोलते हैं हम रेंज। तो रेंज में सिर्फ मैपिंग आती है, यानी इमेजेस आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज 1-1 फंक्शन, और वी कैन से इंजेक्टिव। आपको चाहे इंजेक्टिव शो करना है या 1-1 शो करना है, तो आपको यही दिखाना है कि x के सारी एलिमेंट्स की, सभी x के एलिमेंट्स की y में इमेज है और एक ही इमेज है। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम 1-1 फंक्शन बोलते हैं इफ़ द इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x अंडर f आर डिस्टिंक्ट। तो इन ऑर्डर टू शो function is 1-1, then we have to show if f of x1 is equals to f of x2, then x1 is equals to x2। अगर दोनों की इमेज इक्वल है तो वो दोनों पॉइंट ही सेम है। ठीक है, या फिर हम ये दिखा सकते हैं कि वो दोनों की इमेज सेम नहीं है। अगर वो दोनों की इमेज सेम नहीं है देन वो पॉइंट की वैल्यूज़ ही इक्वल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन शो करना है या सब्जेक्टिव शो करना है, तो ये सेम थिंग है। तो आपको ऑन टू में क्या शो करना होता है? y में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी यहाँ पे प्री इमेज होना ज़रूरी है, सभी एलिमेंट्स की। तो y में जितने भी एलिमेंट्स हैं जब उनकी मैपिंग होगी x में, तो जितने भी y में एलिमेंट्स उनको बोलते हैं कोडोमेन, और सभी की मैपिंग है तो रेंज भी उसमें सभी आएंगे, सभी कोडोमेन के एलिमेंट्स आएंगे। तो जब कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाए तो हम बोल देंगे वो फंक्शन ऑन टू है। ठीक है, तो जब भी आपको ऑन टू चेक करना है तो आपको दिखाना है y में प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी x के अंदर इमेज है। मतलब क्या दिखाना है? y इज इक्वल्स टू fx। ठीक है, और एक चीज़ होती है स्टूडेंट बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव में आपको क्या शो करना होता है? बाइजेक्टिव में आपको शो करना होता है कि एक फंक्शन 1-1 भी है और ऑन टू भी है। जब वो दोनों क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव का, तब हम कहेंगे कि वो बाइजेक्टिव होगा। ठीक है, लास्ट टॉपिक इज़ नंबर ऑफ फंक्शंस। जब भी आपको एक फंक्शन मैपिंग दे रखी है फ्रॉम ए सेट टू बी सेट, और ए में एलिमेंट्स है n, बी में एलिमेंट्स है m, ए में n है, बी में m है, तो टोटल नंबर ऑफ मैपिंग निकालने का फॉर्मूला होता है m रेज़ टू पावर n। ठीक है, m रेज़ टू पावर n, चाहे n लेस देन हो m के या ग्रेटर देन हो,
फॉर्मूला सेम रहेगा टोटल नंबर ऑफ मैपिंग का। अब इस फॉर्मूले को याद कैसे रखना है, यहाँ पर देखो आपके पास ए में एलिमेंट्स है n, तो जो जिसके एलिमेंट्स पहले लिखे जा रहे हैं पावर में उसको बाद में लिखा जाएगा। अब स्टूडेंट एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, n इज़ लेस देन m, मतलब n में एलिमेंट्स कम है और m में ज़्यादा है, तो क्या ये पॉसिबल है कि m के सभी एलिमेंट्स की x में प्री इमेज हो? नहीं पॉसिबल, क्योंकि n में एलिमेंट्स ही कम है। ठीक है, तो ये ऑन टू तो नहीं होगा, इसलिए इसमें नंबर ऑफ ऑन टू कितने होंगे? 0। और 1 1 निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे MPN, जो बड़ा है उसको ऊपर और जो छोटा है उसको नीचे। ठीक है, नेक्स्ट है n ग्रेटर देन m। n ग्रेटर देन m के केस में n में ज़्यादा एलिमेंट्स हैं और m में कम है, तो ये क्या होगा? ऑन टू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सभी एलिमेंट्स की इमेज नहीं होगी। x के सभी एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए, तो वो नहीं होगी, इसलिए 1 1 नहीं होगा। और ऑन टू निकालने के लिए आपको इस फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला है समीशन r इज इक्वल्स टू 0 टू m माइनस 1 रेज टू पावर r MCR, कॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे m माइनस r रेज टू पावर n। ठीक है, अब एक केस हो सकता है कि दोनों ही इक्वल है, n और m इक्वल है। अब नेक्स्ट आपके पास केस क्या हो सकता है कि n और m दोनों इक्वल है। जब n और m इक्वल है तो इसी फॉर्मूले में, फॉर्मूला सेम ही है, बस n और m इक्वल है, तो फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा? n रेज टू पावर n में। ठीक है, और उस केस में नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल, और नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालने का फॉर्मूला भी होता है n फैक्टोरियल। क्योंकि जब n और m इक्वल होते हैं तो फंक्शन कैसा होता है? बाइजेक्टिव, 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब रिलेशन और फंक्शन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। याद रखना, हर फंक्शन रिलेशन होता है, बट हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तभी चैप्टर स्ट्रॉन्ग होगा। डाउट के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।